पहाड़ी जो इलाका है उसमें ये करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये पॉलिटिकल विल से ही पॉसिबल हो सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब यूट्यूबर है वो निशान जी आवाज नहीं आ रही आपकी। पंजाब का है, वो आर्टिस्ट। हेलो, थोड़ा नेटवर्क शायद खराब है, आपकी आवाज कट रही है बहुत। हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं कह रहा हूँ एक मान लीजिए उनके अगर बोलने पे 10 और भी ले लें तो बहुत सारी जमीन ले लेंगे वो। हाँ सेक दो। इतने लोग ऐसे हैं जो उस चीज का विरोध कर सकते हैं और कैसे अपने नेताओं को बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल भी चीजें हैं इसमें। थैंक यू निशांत भाई। मनीष भाई, एक पॉइंट और आया है कि ये जैसे इन्होंने बताया बस मैं यही बोल रहा हूं, जो फॉरेस्ट की लैंड से प्रोटेक्टेड हैं, तो हमें ये वाला पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि ये फॉरेस्ट वाले जो लैंड एक्ट से या फॉरेस्ट से जो ये प्रोटेक्शन पा रहे हैं उसके लिए क्या मानक है। ठीक है मनीष भाई, थैंक यू मेरे भाई। ये अब मैं सर आपकी टेस्ट पेश निडर निर्भीक के नाम से जो आपकी आईडी है, हम पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर आपके 5 मिनट। प्रकाश जी इनको वो दीजिए, राइट्स दीजिए ना। मैंने राइट्स दे दिए हैं। हम तो फापू भाई के नाम से जानते हैं इनको, तो इसीलिए इनको बोलने का मौका दिया जा रहा है। हमने एक नियम कानून बना रखा हाँ, था, बिल्कुल। एक रूल, तो इसलिए बापू भाई को हम राइट्स दे रहे हैं। बाबू भाई स्पीकर के राइट्स लीजिए प्लीज, हम भी सुनना चाहते हैं। किशोर मैंने दे दिया है, आप जो जब तक रिसीव करते हैं तो किसी और को। अच्छा आनंद जी हो गया है क्या? हो गया, आ गया। अच्छा बोलिए बप्पू भाई। हेलो, आ रही है आपकी आवाज आ रही है? मेरी आ रही है आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, नमस्कार सभी लोगों को। हाँ जी जी जी। बेसिकली अभी तो इतना ही कहना है कि मैं सुन रहा हूँ केवल। फिर अभी मेरे पास केवल बप्पू के नाम से ही आईडी है। चल रहा है, काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों की आवाज को आवाज मिलेगी। ठीक है, तब तक आप लोग करिए, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू बप्पू भाई। आनंद जी हैं अगले वक्ता। प्रकाश भाई आनंद जी को भी राइट दे दीजिए, उसके बाद भुवन जी। मेरे भाई रमेश भाई को भी दे रहा हूँ। विनोद तिवारी जी भी आ गए हैं। भुवन भाई कब से सुन रहे हैं? भुवन भाई हाथ तो खड़ा करेंगे नहीं आप। और उसके अलावा हमारे आनंद जी आप रिसीव लीजिए। शैलेश जी भी पता नहीं कहाँ छुपे पड़े हैं। अगर आनंद जी मैंने रमेश जी को दे दिया, भुवन को दे दिया है। भुवन आवाज आ रही है क्या आपको? भुवन जी जी नमस्कार। हाँ आवाज आ रही है। हाँ आपको है 5 मिनट के लिए हैंड ओवर। हेलो भुवन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। भुवन का नेटवर्क का तो प्रॉब्लम। विनोद जी भी आ गए हैं कोटद्वार वाले। 5 अगर मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी तो आ रही है, अब आ रही है। बोलिए अब आ रही है भुवन। भुवन फिर से आवाज नहीं आ रही भाई, माइक म्यूट है आपका।
अच्छा दाजी, मुझे ऐसा लगा कि आप माइक टेस्टिंग कर रहे हैं। मीन्स अभी अपनी बात रखना चाहूंगा। नमस्कार सभी लोगों को। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मोहन भाई, मोहन भाई आपकी आवाज आ रही है, आप हाँ, चालू दाजी, रखिए। इसलिए बात ये है कि भू कानून के बारे में तो आप लोगों ने बोल ही दिए हैं। मैंने जिस हाँ ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली जो भू कानून के बारे में तो आप लोगों ने बताया है। भुवन, मैंने जो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि इसमें जो 2018 में एक अध्यादेश लाई थी गवर्नमेंट, उसमें एक धाराएं जुड़ी थी, एक धारा 154 जुड़ी थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर इंधन बेच रहा है अतिरिक्त शिक्षा उसका शोध के लिए, तो उसके लिए अलग से कार्य नहीं करनी पड़ेगी। खटीमा में वहां पर रह चुका हूँ, तो वहां पर जो ट्राइब्स है उनके लिए नियम है कि थारू की जमीन सकते हैं बाहरी, लेकिन उनमें भी एक पहले थारू लोग ही किसी बेच देते हैं। बीच का रास्ता निकली कोई ऐसा, पर उसके बाद बीच थारू हो गई। पास में ये कहूंगा सर कि शायद भुवन जी के यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे कोई करना चाहता है, जैसे मैं ही हूँ, सपोज अभी मैं जॉब में हूँ और मुझे इसके बाद अभी ठीक है आवाज? अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? दाजी, तुम्हारा जो भी ऑपरेटर है ना, इसको देख के बहुत गुस्सा आ रहा है दाजी में। तुम्हारे जब भी तुम्हें सुनने आते हैं ना, तुम्हारा चलता ही नहीं है। तो मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एनबी का पॉइंट है, इस पर हमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअली दादी बात ये है कि सिम है मेरी उत्तराखंड की और मैं हूँ चेन्नई से। अच्छा, आप एड्रेस बताओ, सिम भिजवा दे तुम्हें पहले। हाँ, तो अभी सुन पा रहे हैं? मैं आपको बस छोटी सी लाइन है बस। मिस अभी कह रहा जी कि चकबंदी पर मैं ये कह रहा था कि चकबंदी पर हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चकबंदी अगर हो जाएगी तो कोई भी जो युवा है, अगर वो काम करना चाहता है, तो एक तो कोई खेती का काम करना बड़े लेवल पर कर लेगा, और दूसरा यह है कि उसके आसपास के अगर कोई जमीन बेच रहा है तो वो भी उससे होगा कि आपके पास बनती, उसके बाद दोनों साथ साथ में। अपनी बात समाप्त करता हूँ, आप लोग बोलिए। प्रकाश भाई, विनोद जी हैं, विनोद कोटद्वारी, आपके 5 मिनट की वार्ता चाहिए। विनोद जी हैं क्या? कोटद्वार वाले विनोद जी हमारे। विनोद जी नमस्कार। शायद नहीं सुन पा रहे हो। हाँ, आ गए। सभी भाई लोगों को प्रणाम। प्रणाम विनोद जी, प्रणाम। विनोद जी, हम सब चाह रहे हैं कि 5 मिनट आप कुछ बताएं इसके बारे में। चले गए शायद। किशोर भाई, संजय जी को दीजिए। संजय जी ने अभी 45-42 मिनट का मतलब सभी लोगों की बात रखी है, तो अब संजय भाई अपना एक्सपर्ट कमेंट्स रखेंगे इसके ऊपर। हाँ, आप दीजिए एक्सेस, आपके पास। हाँ, दिया हुआ संजय भाई, आपके हैंड ओवर। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार संजय भाई। देखिए, कानून के बारे में तो आप सब लोग काफी बोल चुके हैं, और मेरे ख्याल से पवन भाई ने काफी कंसाइज तरीके से उसको समराइज भी किया है। तो
भू कानून और चकबंदी एक मुद्दा है, लेकिन एक और पहलू है जिस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। वो ये है कि जब भू कानून आ जाएगा और चकबंदी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। भू कानून से बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे और ये अंदर वाला बाहर वाला जो है उसमें थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, वो सब होगा। लेकिन हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि उससे जो हमारे आम किसान हैं उनको क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा अगर वो जमीन नहीं बेच पाएंगे। एक्चुअली में अगर आप देखें बहुत ही संकीर्ण तरीके से अगर आप इस मुद्दे को देखें तो आज के डेट में किसान की जो जरूरतें हैं, अगर उनके घर में कोई शादी ब्याह है और उनको अचानक कुछ एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, वो उनको जो भी बच्चे कमा के दे पाते हैं वहां से उनके पास कुछ मदद आ जाती है। कुछ और लोग हैं उनको कुछ सरकारी स्कीमों में या तो उनकी जान पहचान है या उनको नॉलेज है, वहां से उनको शायद कुछ फंड मिल जाता है। कुछ के परिवार थोड़े से समृद्ध हैं, उनको वहां से फंड मिल जाता है। जो बाकी के रह जाते हैं उनके पास एक ही तरीका बचता है, वो ये है कि इस तरीके की अपनी जरूरत को जमीन बेच के पूरा करें। अब अगर आप उसका ये वाला पहलू देखें तो ये चकबंदी और भू कानून के आने के बाद जो किसान आज अपनी जमीन बेच के कुछ लाख रुपए कमा लेता है और उस पैसे को वो चाहे तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, अधिकतर केसेस में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पास एक फंड आ जाता है। भू कानून आने के बाद ये वाली जो उसकी ऑप्शन है इसको हम बहुत लिमिटेड कर देंगे या हो सकता है कि एक स्टेज के बाद वो बंद भी हो जाए। तो सवाल ये होता है कि जब भू कानून आ जाएगा किसानों की जिंदगी पे कानून से क्या फर्क पड़ेगा, एक मेरा सवाल है। दूसरा, अगर हमें ये लगता है कि भू कानून आने के बाद किसानों को एक तरीके से मिल के काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो जो आज छोटी लैंड होल्डिंग की वजह से बहुत सारे कैश क्रॉप नहीं लगा पा रहे हैं या उस तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, क्या उनको वो सब चीजों को ध्यान देने का मौका मिलेगा? और अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो उनको नो हाउ कैसे मिलेगी? तो हम लोग जो ट्विटर पर ये सब बातें करते हैं और चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, ताकि जिस हाल में हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों में जिंदगी बिताई है, जो आने वाली नस्लें हैं उनको थोड़ा और अच्छा जीवन मिल सके, उनको मजबूरी में पलायन ना करना पड़े। अगर वो पहाड़ से बाहर जाना चाहते हैं, इट शुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन, राइट? तो अगर ये हमारे इरादे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग शायद जो टोटल जनता है उसका 0.01% भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सब मिला के। तो बाकी की जो 99.99% जनता है जिनके बारे में हम बातें सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, कानून के बाद क्या होगा, कानून का वो सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, और जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इमेजिन कर रहे हैं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारी ग्रुप में एक सदस्य हैं, उनके साथ मेरी चर्चा चल रही थी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप लोगों का थोड़ा फलों का कारोबार है और ऐसा लगता है कि आपका काफी एक्सपीरियंस है कि कैसे ठेकेदारों से संपर्क किया जाता है, कैसे अपने सामान को जो है दूर दराज की जगहों में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा एक एजुकेटिव वीडियो बनाएं या एक छोटा सा थ्रेड ऐसा चालू करें जिससे कि हम जो वो 99.99% जिन लोगों को हम ये सब फायदे पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे कि कैसे वो इन कानूनों के बदलाव की जो पॉजिटिव आउटकम है उससे वो फायदा कैसे उठा पाएंगे। क्योंकि अगर फायदा नहीं उठा पाएंगे और या वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि इससे उनको क्या फायदा होने वाला है, तो ना तो कानून बनने के बाद भी कुछ बदलेगा, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, कानून बनने से पहले जो लोगों का समर्थन हमें चाहिए वो समर्थन भी हमें उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम कानून के बारे में बात करें, ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें हमें क्लैरिटी रहे, पर उसके साथ साथ
कानून बनने के बाद क्या बदलाव होंगे और उन बदलावों से पॉजिटिव आउटकम हम कैसे निकाल पाएंगे, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू संजय भाई। मेरी आवाज आ रही है किशोर? हाँ जी, आ रही है। तो संजय भाई मतलब थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने जितने भी भू कानून के बारे में बात कर रहे हैं, चकबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी है कि आप कानून की मांग तो करेंगे ही करेंगे, ओके वेरी नाइस, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि कैसे इसके फायदों को आप 99.99% जो यूजर्स हैं, जो हमारे किसान भाई बहन, हमारे बिरादर, हमारे रिश्तेदार गांव में हैं जो बचे हुए हैं अभी फिलहाल, तो उन तक कैसे हम इस बात को पहुंचाएं, तो ये भी हमें इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अदा करनी पड़ेगी। किशोर भाई। बिल्कुल सही, धन्यवाद संजय जी। तो मैं नेक्स्ट विनोद जी से बोलना चाह रहा था। विनोद जी, अगर 5 मिनट दे पाएं आप। विनोद जी ने हिमाचल का एरिया बहुत घुमा हुआ है। और मेरा कॉल आ गया था बीच में, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। नो इश्यू। जैसे अभी पवन भाई कह रहे थे कि मैंने पीछे तो सुन नहीं पाया था, पवन भाई को भी सुना थोड़ा, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक, जैसे उन्होंने कहा है कि ये जो आवाज है अभी तो हम कुछ लोगों के बीच में है, और जो इसके हमें लौटने के बाद जो हमें फायदे रहने वाले हैं, जब वो आवाज जन जन तक पहुंचती है, और ये जो अभी छोटी सी मुहिम दिख रही है ये एक बड़े स्केल पे पहुंचती है, और इसके हमें आगे लाभ क्या होंगे जब ये लोगों को पता होगा, तो ये आवाज थोड़ी और प्रखर हो जाती है। और जो राजनीति, ये रास्ता जो जाता है राजनीति से होते हुआ ही जाता है, मतलब जो करना होता है राजनीति के लोग ही करेंगे, नेता लोग ही करेंगे, फाइनल अमेंडमेंट जो भी विधेयक वगैरह पास करना होता है वही लोग करते हैं। तो 2 तरह से चीजें होती हैं, एक तो राजनीति लोगों को ये समझ आ जाए कि ये चीज डिमांड में है, और ये लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम पे जिस तरह से माहौल बनता है, लोगों को दिखता है माहौल बनते हुए दिखता है, तो लोग चाहते हैं कि हम अपना जो कल्चर है वो, अपनी जो भूमि है वो, और जो आने वाली जनरेशंस है उनको बड़े लिमिटेड स्पेस हम लोगों के पास अवेलेबल है, उससे हम उनको कैसे सिक्योर रख सकते हैं जिससे कि ये परंपराएं जो हमारी फर्दर चलती रहे, एम्पावरमेंट बढ़े। तो इसका 2-3 जरिए में से जो मेन जरिया ये है कि जब ये राजनीतिक जो पार्टी, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टी है, उनके घोषणा पत्र, बार बार ही बोलता रहता हूँ अलग अलग जगह में, और 1-2 बारी मैंने इसको डाला भी है ट्विटर में, कि जब जैसे हमारे हेल्थ का इश्यूज है और ये इश्यूज है जो कोर इश्यूज हैं, जब ये घोषणा कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके प्रथम 4 में आ जाएंगे ना, प्रथम 3 या प्रथम 4 में आते हैं, तो वो पार्टी उसको प्रायोरिटी देती ही देती है। क्योंकि अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो इस बात से नहीं मुकर पाती है कि हम कोई सी बात का वादा कर ले और बाद में वादा खिलाफी करे, क्योंकि उसे 5 साल बाद आना होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये इस बारी के इलेक्शन में, तो थोड़ा कठिन है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा कठिन काफी है। अगर किसी भी तरह से ये इस बारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी आती है, अगर उनके पहले 4 में, ये घोषणा पत्र के पहले 4 जो उनके पॉइंट्स होते हैं, अगर उसमें ये आ जाता है, ये जो मेन मुद्दों में आ जाता है, तो डेफिनेटली अगले 5 साल के अंदर ये विधेयक बन जाएगा, कानून बन जाएगा, उस तरह से ये पारित होता हुआ दिख जाएगा। बट जब तक ये जनमानस और उनको लगेगा नहीं कि ये जनता की डिमांड है और ये प्रखर आवाज हो रही है, तब तक हम जैसे भी इसको कोशिश करेंगे, तो ये जब तक जनमानस की जो आवाज है वो प्रखर नहीं होगी, तब तक तो थोड़ा सा ये लगेगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन भी जरूरी है, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद विनोद जी अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए। मैं अभी अगला हीरा सिंह नेगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रकाश भाई अगर उनको राइट दे पाएं। प्रकाश जी। हाँ भाई, हीरा जी को दे रहा हूँ मैं। सूरज भाई, शैलेश भाई भी हैं यहाँ पे, कर दिया हुआ मैंने, हीरा सिंह भाई जी को दे दिया है।
तब तक सूरज भाई आपका टर्न है 5 मिनट का, तब तक हीरा सिंह जी रेडी हो जाएंगे। शायद नहीं गया है स्पीकर का। सूरज जी बात बोलिए। आप लोग मेरे से कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार यार, सभी लोगों को, सभी मित्रों को। मटपाल जी इनका नाम ना शैलेश है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा। हाँ मैं सूरज सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे भू कानून वगैरह का बाकी तो सभी डिस्कस हो चुका है, लेकिन ये क्यों नहीं है या फिर मतलब इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एक तो हमें कल्चरली जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं और जो डेमोग्राफिक आ रहे हैं वो हमारी इकोलॉजी उसको इतना सहने के लायक है नहीं। पहली चीज तो जो मुझे लगता है कि जैसे अंधाधुंध उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सभी जगह सारे रिजॉर्टीकरण हो गया है पूरे उत्तराखंड का, ठीक है, और एक वो शराब वराब पी के आने मस्ती वाली बात चल रही है, उस तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज है पहली चीज। तो दूसरी बात क्या है कि अगर सपोज करो हम में से ज्यादातर जो उत्तराखंडी लोग बाहर भी जो काम करते हैं वो मिडिल क्लास में ही है सब। आपको काम धंधा करना है, मैं ही चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड में काम करूँ। आप कहाँ काम कर सकते हो बताओ? रानीखेत के आसपास ले सकते हो ना, मुक्तेश्वर में ले सकते या ऋषिकेश ले सकते हो। चलिए हम कहते हैं भैया को होटल ही बनाते हैं, लेकिन क्या एक मिडिल क्लास आदमी किसी भी जगह में होटल बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि रेट्स वगैरह भी सब कुछ जो हो गए हैं वो पूरा मैनिपुलेट हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी भीड़ा पानी के पास किसी बाहर वाली पार्टी ने 1600 नाली नाप की और 1600 नाली बेनाप की हुई, ठीक है, 12-13 करोड़ को उसने खर्च किया, ठीक है। 12-13 करोड़ एक आम पहाड़ी कहाँ से लाएगा भाई साहब, अगर उसे काम करना होगा तो? या 5 करोड़ भी कहाँ से लाएगा वो? ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग कंपटीशन से बिल्कुल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इन सब चीजों पर लगा हुआ हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, कहीं पे भी अगर आप जाते हो ना तो जो भी बड़ा काम जो भी वो होगा उसके लिए हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं, ठीक है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अगर वैसे आप देखोगे यार 50 लाख लोगों का पहाड़ी एक राज्य है, हमारे पास खूब संसाधन है अपना पेट भरने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए, लेकिन अगर इतना लाख अगर आएगा इन सब चीजों पर तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, क्रिएट हर तरीके से हो। दूसरी बात, अगर जैसे अभी जो संजय भाई कह रहे थे कि भू कानून किसी क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएंगे, देखिए बहुत भयंकर परिवर्तन आने की संभावना नहीं है किसी क्षेत्र में। किसी क्षेत्र के लिए हमें अलग से नीति भी बनानी पड़ेगी जिसमें की चकबंदी बहुत सहयोग हो सकती है। मेरी अल्मोड़ा में 60-65 नाली जमीन है, लेकिन सब अलग अलग है, ठीक है। तो मैं अगर माना एक फल की भी पेड़ अगर माना बगीचा लगाना चाहूँ तो मैं अलग अलग जगहों पर